अमेरिका ने एडवाइस दी यूक्रेन को कि हमारे सैटेलाइट्स ने कुर्स्क के एरिया में एक गैप ढूंढा है जहां पे रूसी फौजें हैं ही नहीं, बहुत कम, ना के बराबर है। तो तुम यहां सडन हमला कर दो जैसे तुमने पहले किया था खार्किव सेक्टर में। और खाली है बिकॉज मैन पावर की कमी के चलते आपको गैप्स एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, और जहां दुश्मन सैटेलाइट से गैप पकड़ता है वो वहीं पे हमला करता है। फिर आप दौड़े दौड़े जाओ साहब, यहां से लाओ, वहां से लाओ, वहां से लाओ। तो उन्होंने साहब कुर्स्क की तरफ सरप्राइज हमला किया। पहले तो एक ब्रिगेड लगाई, प्रोब किया, पता किया साहब ये तो बिल्कुल खाली है ही नहीं यहाँ पे फोर्सेस। तो उन्होंने साहब 12-15 हज़ार वहाँ ट्रूप्स झोंक दी। उनकी उम्मीद ये थी कि इस डाइवर्शन से, जैसे कि रशिया ने खार्किव में किया था, वो जो उनके जो फौजें चढ़ रही थी ईस्टर्न यूक्रेन पे, डोनेत्स्क पे, लुहांस्क पे, उनको वो डाइवर्ट करने पे मजबूर करेंगे कि वो अपने आप को बचाएं, ना कि वो हमला जारी रखें। रूस ने ठीक विपरीत किया। उसने कहा साहब हम ईस्ट यूक्रेन का हमला तो अब हमारा जोर पकड़ रहा है, इसे हम नहीं रोकेंगे, डाइल्यूट नहीं करेंगे, कोई ट्रूप्स यहाँ से नहीं लाएंगे। उन्होंने अपने जो मेरीन ब्रिगेड्स थी उनको लाए, जो 6 ट्रूप्स थे उनको ले आए, जहाँ वहाँ से उनको ट्रूप्स मिले उन्होंने ला के ये कंटेन करी कुर्स्क की पेनिट्रेशन। और फिर अमेरिकन ने एडवाइस दिया कि साहब ये वेस्ट की साइड पे थोड़ा खाली है, तो सामने जाने के बजाय वेस्ट की तरफ एडवांस करो। उसको भी अब रशियंस ने कंटेन कर दिया। अब वहाँ पे रूसी लाए हैं 10,000 नॉर्थ कोरियन। ये चौंकाने वाली खबर है साहब, और हमने कवर भी करी थी पिछले अपने ब्रॉडकास्ट में कि चौंकाने वाली बात है कि 10,000 मतलब एक डिवीजन नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स यहाँ पे आए। अब साहब ये क्यों आए हैं? एक तो कोरियन वॉर में आपको याद है कि चीन ने 1 मिलियन ट्रूप्स, 1 करोड़ ट्रूप्स भेज दिए थे यूक्रेन नॉर्थ कोरिया को बचाने के लिए, लड़ने के लिए। और अमेरिकन और रशियंस ने अपने फाइटर पायलट्स भेजे थे F-15 जहाज उड़ाने में। मिग एली में बड़ा भीषण एयर टू एयर कॉम्बैट हुआ था, उसमें रशियन पायलट्स ने हिस्सा लिया। तो अब अपना वो जो है अपना ऋण चुका रहे हैं, ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हैं, और उन्होंने भी 10,000 ट्रूप्स भेज दिए हैं कुर्स्क में लड़ने के लिए, जो रूस के अंदर है। थ्योरेटिकली वो यूक्रेन में नहीं आए, वो रूस के अंदर लड़ रहे हैं, रूस के बचाव में। लेकिन साहब इससे तो एक और बड़ा तबका निकलता है। अभी तक देखिए अंदाज था कि रूस ने 1.5 लाख के साथ ये लड़ाई शुरू की थी, जी बाहर आ गई तो मजबूरन 3 लाख रिजर्विस्ट मोबिलाइज करने पड़े। फिर उसने कोई 2-2.5 लाख वॉलंटियर और लिए, और फिर जो उसकी नॉर्मल कंस्क्रिप्शन चल रही है, जो कि कॉन्स्क्रिप्ट्स है, वो भी कोई 2.5 से 3 लाख। तो उम्मीद लगाई जा रही थी साहब कि 5 लाख रशियन ट्रूप्स यूक्रेन में हैं, कोई 3,000 टैंक हैं, 7,000 के करीब उनके इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स हैं, 7 से 9,000, 5,000 के करीब आर्टिलरी ट्यूब्स हैं, 2,500 रॉकेट लॉन्चर्स हैं। तो ये काफ़ी बड़ा जमावड़ा यूक्रेन में लड़ रहा है, ठीक है। और उन्होंने बहुत नुकसान किया है यूक्रेन का, खासकर जब यूक्रेन ने पिछले साल काफ़ी बेवकूफ़ी करी। सुरवोकिन लाइन पे उसने हमले पे हमले किए, टस से मस नहीं कर सका रूस की फ़ौजों को डिफेंस में, और बड़ा नुकसान उठाया। कहा जा रहा है कि साहब 5 से 6 लाख तो यूक्रेन की फ़ौजें मारी गई हैं, और कोई 5-6 लाख और घायल हुए। ये भी क्लेम कर रहे हैं कि हमने 5-6 लाख रूसी मारे हैं, लेकिन रूसी और बाकी जो लोगों के मिलिट्री एनालिस्ट के अंदाज के अनुसार यूक्रेन के कोई 1 लाख मारे, रशिया के कोई 1 लाख मारे गए हैं, और कोई 2 लाख के करीब घायल हुए हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त भीषण युद्ध है साहब। जब इतनी कैजुअल्टीज़ होती हैं तो आपकी फ़ौज का साइज़ बड़ा होना पड़ता है ताकि ये कैजुअल्टीज़ झेल सके। जो यूनिट डिस्ट्रॉय हो गए उनको फिर रीरेज करना पड़ता है, नए आदमी भेजने पड़ते हैं, रिकन्फिगर करने पड़ते हैं यूनिट। अब साहब ऐसे माहौल में सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो भारतवर्ष को है, जिसकी आबादी 1.4 अरब है, और कोई 50% 26 वर्ष की आयु के नीचे लड़ने की एज में।
लेकिन साहब हमने एक हैरत की बात है, एक और अजूबा देखा है। मैन पावर को एसेट समझने के बजाय हमारी फौज में तबका है, ब्यूरोक्रेसी में तबका है कि साहब मैन पावर तो फालतू है, खर्चा कर रहे हैं, तनख्वाह देनी पड़ती है इनको, पेंशन देनी पड़ती है इनको, और साहब हमारी मैन पावर लगातार काटी जा रही। कोविड के दौरान 1,80,000 से भारत की फौज काट दी गई। अब आसपास आप देख लीजिए साहब क्या हो रहा है। मुझे पक्का है हमारे कोई ना कोई बैठ के तो इसका आकलन कर रहे होंगे कि मैन पावर कितनी ज़रूरी हो गई है और मैन पावर को रिस्टोर करना, बढ़ाना कितना ज़रूरी हो गया है। हमने रूस की हालत देखी है, इजराइल भी थक रहा है। आफ्टर ऑल उन्हीं लोगों को आप कितनी बार लड़ाओगे? ये केवल जो घर में बैठने वाले आर्म चेयर स्ट्रेटेजिस्ट है वही कम आदमी से लड़ने की बात करते हैं और नुकसान उठाते हैं, देश को नुकसान देते हैं। जब युद्ध है तो साहब युद्ध है, आपको मैन पावर लगानी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी, पैसा लगाना पड़ेगा। नहीं साहब हम तो दमड़ी जाए चमड़ी जाए बस दमड़ी ना जाए नहीं कर सकते। ये रूस के एग्जाम्पल से साफ जाहिर हो गया है। तो अब साहब जो है वो रूस वहां पे कुर्स्क के अटैक के लिए नॉर्थ कोरियन ट्रूप ला रहा है। हम कहां के ट्रूप लाएंगे? जब हमारी लड़ाई हो जाएगी और आदमी कम पड़ रहे हैं तो कहाँ के ट्रूप लाएंगे? आपके पास आदमियों की कमी नहीं है, हमको नॉर्थ कोरिया नहीं जाना होगा ट्रूप्स लाने के लिए। लेकिन अभी अपनी मैन पावर रेज करनी अनिवार्य हो गई है, ये साफ जाहिर है साहब। जो हो रहा है प्रत्यक्ष प्रमाण उसको देखिए। प्लीज गो बाय व्हाट इज हैपनिंग, लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स, डोंट लर्न एट योर ओन कॉस्ट। अब मैं बताना चाहता हूं कि साहब ये जो रूसी हैं उनके 3 आर्मी ग्रुप हैं वहाँ पे। वो हैं उनका जो ज़पाड, सेंटर और युग आर्मी ग्रुप्स ईस्टर्न यूक्रेन में। इन तीनों ने मिलकर हमला किया है। सितंबर अक्टूबर के महीने में स्लो बट स्टडी रिलेंटलेस एडवांस करते जा रहे हैं। ये जो टेक्निक्स मैंने बताई हैं उनका इस्तेमाल करके फायर पावर, फैब, ग्लाइड टॉस बॉम्ब्स, मीडियम आर्टिलरी, रॉकेट आर्टिलरी, ड्रोन्स, स्मॉल यूनिट्स, इन्फिल्ट्रेशन, स्टॉर्म ट्रूपर टैक्टिक्स। इससे साहब वो 750 स्क्वायर किलोमीटर यूक्रेन का, ईस्टर्न यूक्रेन की क्रिटिकल टेरेन जहां उन्हें वापस नहीं करना होगा अगर पीस टॉक्स भी होती है, नहीं करेंगे वो, वहां पे वो निरंतर आगे बढ़ रहे हैं अपनी टारगेट्स की तरफ। पेट्रोवस्क में उन्होंने काफ़ी बढ़त हासिल करी है, 5-6 किलोमीटर दूर रह गए हैं पेट्रोवस्क से। वोलेदार को उन्होंने कैप्चर कर लिया है। कुपियांस्क की दिशा में अब उन्होंने भारी हमला शुरू कर दिया है जो खार्किव को ईस्टर्न डायरेक्शन से थ्रेटन करता है। लगातार निरंतर एडवांस है और जो क्रामातोवस्क की जो लाइन है, डेप्थ लाइन, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो कि ईस्टर्न यूक्रेन में है, उसकी तरफ वो निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। इस लाइन तक आ गए तो फिर कुछ नहीं है साहब, दनीपर रिवर तक। दनीपर रिवर तक कुछ नहीं है, वो दनीपर रिवर तक पहुंच जाएंगे। और उसके बाद साहब हम लोगों का अंदाज था कि 2,500-3 हज़ार तो इनके पास कॉन्स्क्रिप्ट्स हैं, शायद वो इस फौज का इस्तेमाल करेंगे कीव की तरफ हमला करने या ओडेसा की तरफ हमला करने। लेकिन जो नॉर्थ कोरिया के ट्रूप्स को मजबूरन लाना पड़ा है रूस ने, इससे दिख गया कि साहब मैन पावर में उसके पास इससे ज़्यादा नहीं है। ग्रेट रेस्ट्रेंट्स ऑन मैन पावर। वजह बहुत अच्छी है, वो नहीं चाहते कि रूसी बेवजह मारे जाएं, कम से कम कैजुअलिटीज़ कंजर्व करना चाहते हैं। लेकिन साहब ये कंजर्व करते करते काइंडनेस के चलते लड़ाई 3 साल खिंच गई। जो भी लड़ाई लड़ता है फ्यूचर में उसको फैसला करना पड़ेगा, या तो मैं शुरू से ही चढ़ जाऊं और छोटे समय में लड़ाई ख़त्म कर दूं, या मैं धीरे 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 लड़ता जाऊं 3 साल, 4 साल, 5 साल। कोई डेफिनेटली कहा नहीं जा सकता कि कितनी देर लड़ाई खींचेगी। हाँ, अब लड़ाई अंत होती दिख रही है। ज़ेलेंस्की साहब अपनी ही दुनिया में है, वो तो कह रहे हैं कि रूस को मेरे सामने समर्पण करना होगा, जबकि असलियत यह है कि वो उनकी फौजें पिट रही हैं बुरी तरह से। और ये ड्रीम वर्ल्ड से जो कि वो मीडिया के सामने वानर जैसे पोजिंग कर रहे हैं नाच नाच के, अब उनको थोड़ा यथार्थ की तरफ
जागरूक होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। ही विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू गिव अप टेरिटरी एंड नेगोशिएट। लेकिन प्रॉब्लम यह है साहब कि अमेरिका की इलेक्शन चल रही है, उसके चलते डेमोक्रेट और जो बाइडन साहब वो चाहते हैं कि कोई ड्रामेटिक किया जाए, छोटा मोटा, चाहे पिट जाए उसके लिए यूक्रेन, लेकिन वो कुर्स्क पे हमला करे, वो ब्रयांस्क पे हमला करे, ताकि जो हेडलाइंस हैं इलेक्शन के टाइम वो बड़ी फेवरेबल आए कि यूक्रेन जीत गया, जीत गया। बड़े सालों से हम सुन रहे हैं, 3 साल से, कि यूक्रेन जीत गया। असलियत है कि वो पिट रहा है और हर रोज़ उसका नुकसान बढ़ता जा रहा है। कब तक वो अपने लोगों की बलि देने को राजी है, ये तो अब ज़ेलेंस्की साहब के ऊपर मुनस्सर है। वहाँ भी एक नियोनाजी एलिमेंट है जो जबरन छोटे छोटे लड़कों को और बूढ़े बूढ़े लोगों को वो कॉन्स्क्रिप्ट करके लड़ाई की तरफ धकेल रहा है। मारे जा रहे हैं वो लोग, मारे जा रहे हैं, लड़ नहीं पा रहे। और अब ब्रेक थ्रू रशिया का होना तकरीबन इमिनेंट लग रहा है ईस्टर्न फ्रंट पे। कुर्स्क काफ़ी तक कंटेन कर दिया नॉर्थ कोरियन के साथ मिलके, तो वो उनका सफाया करने की फिराक में लग रहा है। क्या इसके बाद रूस जब वो अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लेता है ईस्टर्न यूक्रेन में अगले साल तक, क्या इन ट्रूप्स को स्विच अराउंड करके वो कीव पे हमला करेगा, वो ओडेसा पे हमला करेगा, या वो सीज़ फायर चाहेगा? मेरा ख्याल तो सीज़ फायर चाहेगा। और तब जो रोल है भारत का, ब्रिक्स, ब्राज़ील का, चीन का, वो उभर कर ऊपर आएगा मध्यस्थता करने में, सीज़ फायर कराने में। प्राइम मिनिस्टर मोदी, हमारे नरेंद्र मोदी साहब, वो पुतिन साहब से 2 बार मिल चुके हैं, ज़ेलेंस्की से मिल चुके हैं, यूक्रेन जा चुके हैं, दोनों की बातचीत का दौर फिर से शुरू करने के लिए, और वो मध्यस्थता करने को राजी हैं। मैं नहीं समझता हमें बिल्कुल ही बीच बचाव करना चाहिए, लेकिन यहाँ की जो वो कह रहे हैं उन तक, और वो कह रहे हैं उन तक हम पहुँचा सकते हैं, जैसे कि स्वीड्स ने किया था कोल्ड वॉर के दौरान। तो ये हम दोबारा ऐसा रोल अदा कर सकते हैं ताकि सीज़ फायर हो, बातचीत हो और लड़ाई का अंत हो, जो कि वहाँ पे नरसंहार हो रहा है। 7 लाख से ज़्यादा लोग दोनों साइड मारे गए हैं, उसका अब अंत होना अनिवार्य है। नहीं तो दुनिया तीसरे महायुद्ध, तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ धीरे धीरे खिसक रही। मिडिल ईस्ट में कोई 1 लाख के ऊपर लोग मर गए हैं, 7 लाख यूक्रेन में मर गए हैं। और अगर ईरान और इज़राइल का युद्ध एस्केलेट हो गया और वहाँ से चीन चढ़ गया ताइवान पे या फिलीपींस पे, तो साहब वर्ल्ड वॉर 3 तो आपकी प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने है। दुनिया को युद्ध की तरफ ये जो स्लाइड है, इसको रोकने के लिए कुछ करना होगा, नहीं तो आने वाले दिन दे आर गोइंग टू बी वेरी ग्रिम। जय हिंद।